डिफरेंट तरीके से जो है वो मॉडल कर देना अपने डाटा को, ठीक है, डिफरेंट डिजाइनिंग को कर देना और फिर उसी की बेस के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो डाटा मॉडलिंग के हमने डाटा लिया, डाटा को किसी भी वे के अंदर मॉडल करना है ताकि वो फिर बाद में हमें उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर हो जाए और उसकी बेस के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डाटा मॉडलिंग के आप इसको देखते हैं। Data modeling is a technique to document a software system using entity relationship diagram, ER diagram जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डाटा मॉडलिंग क्या है कि सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सिस्टम की नीड्स हैं, जो सिस्टम की स्टेटमेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको राइट डाउन करना या उनको मॉडल करना या उनको स्केच करना, ठीक है। ERD एक डायग्राम है उसके थ्रू, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। डाटा मॉडल्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस from high level conceptual model, logical and physical data model and typically represented by the ER diagram, ठीक है। अभी MIT वालों की क्लास हुई है OS की, आप लोगों ने वहां पे जो पढ़ा है फिजिकल और लॉजिकल एड्रेसेस, उसको इसके साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं करना। वो मेमोरी एड्रेसेस की बात थी, यहाँ पे क्या है, लॉजिकल और फिजिकल मॉडल्स की बात आ रही है। डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम्स है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने डाटा मॉडल जो बनाने हैं वो डिफरेंट लेवल पे आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बना सकते हैं, लॉजिकल और फिजिकल मॉडल पे बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल ब्रॉड लेवल का होगा, ठीक है, से पता हो क्या सिस्टम है, कौन कौन सी एंटिटीज है। लॉजिकल में उससे थोड़ी सी डिटेल में चला जाएगा, फिजिकल में उससे भी ज्यादा थोड़ी डिटेल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये मॉडल को रिप्रेजेंट करने के वे है डाटा को। It serves as a guide used by database analyst and software developer in the design and implementation of the system and underlying databases, ठीक है। मोस्टली ये जो डाटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये डाटा बेसिस से रिलेटेड है। डाटा बेसिस भी एक और वो है आपका सब्जेक्ट है। डाटा बेसिस क्या होती है, जहाँ पे आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी कंपनी का डाटा पड़ा हुआ होता है टेबल्स की फॉर्म के अंदर और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उसका होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और वहां से आप जो क्यूरीज लगा के डाटा को फेच करते हैं, ठीक है, निकालते हैं, यूज करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये बता रहे हैं मोस्टली जो डेटाबेस एनालिस्ट हैं, डेटाबेस को एनालिसिस करने वाले लोग हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मोस्टली वो मॉडल्स को जो है वो यूज करते हैं। अब ER डायग्राम हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो मेजर इसका टॉपिक है। एंड ER diagram is a pictorial representation of the information that can be captured by a databases, ठीक है। तो ये डेटाबेस के किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे जो आपकी उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, कौन सा डाटा फ्लो कर रहा है, कहाँ से किधर जा रहा है, ठीक है, वो सारा जो है इस डायग्राम के साथ, इस डायग्राम के थ्रू जो है उसको शो किया जाता है। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी पिक्चर फॉर्म के अंदर उसको शो करवाया जाता है। such a picture serves two purposes, ठीक है। अब ये जो हम कह रहे हैं कि डेटाबेस की एक स्क्रीनशॉट, एक पिक्चर से हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सा डाटा है, कौन सा नहीं है, कहाँ से फ्लो कर रहा है। इसके दो पर्पसेस है। कौन से पर्पसेस है? इट अलाउ डेटाबेसेस प्रोफेशनल्स टू डिस्क्राइब एन ओवरऑल डिजाइन कंसाइजली येट एक्यूरेटली, ठीक है। इससे क्या, आप डेटाबेस का जो डिजाइन है उसको कंसाइजली मीन्स उसको शॉर्ट फॉर्म में, उसको जो है बड़ा कंसाइज सा एक मैनेजेबल रेंज के अंदर दिखाते हैं, लेकिन एक्यूरेटली, ठीक है। उसकी जो है वो उसको स्मॉल साइज करते हुए या फिर मिनिमाइज साइज के अंदर दिखाते हुए उसकी एक्यूरेसी को ब्रेक नहीं करना, एक्यूरेटली दिखाना है। एंड ER डायग्राम कैन बी इजीली ट्रांसफॉर्म इनटू अ रिलेशनल स्कीमा। फिर हम कहते हैं कि ये जो ER डायग्राम है इसको हम रिलेशनल स्कीमास के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रिलेशनल स्कीमा जो है फिर टर्म है डाटाबेसिस की। इसके अंदर भी क्या है, रिलेशन कहते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल को, कि हम टेबल की फॉर्म के अंदर अपना डाटा जो है वो प्लेस कर देते हैं, किस तरह से चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये देखने के यहाँ पे ER डायग्राम किया आपके लिए। अच्छा, ER डायग्राम के अंदर हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। एंटिटीज क्या होती हैं? एंटिटीज होती हैं द नंबर ऑफ टेबल्स यू नीड फॉर योर डेटाबेसिस, ठीक है। जैसे आप कहते हैं कि हमने एक कॉलेज की डेटाबेस क्रिएट कर रही है, तो उसके अंदर स्टूडेंट जो है वो भी क्या है, आपकी एक एंटिटी है। कौन कौन से वो कोर्स पढ़ रहे हैं वो भी एंटिटीज हैं। बुक जो है वो एंटिटी है। तो मैं जो भी एक चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है, आप उसको क्या कह रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम की एंटिटी है। एट्रीब्यूट्स जो है, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? उन एंटिटीज की जो क्वालिटीज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि एक स्टूडेंट अगर एंटिटी है तो उस स्टूडेंट का नेम, उस स्टूडेंट का रोल नंबर,
उस स्टूडेंट की क्लास का नेम, उस स्टूडेंट का एड्रेस जो है ये उसकी क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हो गए। रिलेशनशिप क्या है, अब रिलेशनशिप में हमने ये देखना है कि ये जो डिफरेंट एंटिटीज हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने देखना है। तो ये तीन चीजें होती हैं हमारी, इससे ERD बनती है, एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअल लेवल मॉडल क्या है। कॉन्सेप्चुअल लेवल मॉडल के अंदर हम देखते हैं ये सबसे ब्रॉड लेवल होता है, मीन्स सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सा होता है इसके अंदर कि हमारा डाटा क्या है। कॉन्सेप्चुअल ERD मॉडल, द बिजनेस ऑब्जेक्ट्स दैट शुड एग्जिस्ट इन सिस्टम एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये बड़ा हाई लेवल का मॉडल होता है। हाई लेवल मीन्स इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर आप सब ये देखते हैं कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, एंटिटीज कौन कौन सी है, ठीक है, और साथ में उनके दरमियान रिलेशनशिप कौन कौन से है, ठीक है। एंटिटीज क्या है और उनके रिलेशन क्या है। सिंपल जैसे यहाँ पे दिखाया है, एक कोई कस्टमर है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इनके दरमियान क्या है, कोई एक रिलेशन है। ये लाइंस जो है ये रिलेशन को शो कर रही है, ठीक है, और इससे ज्यादा कोई डिटेल जो है वो नहीं दी गई थी। A conceptual model is developed to present an overall picture of the system by recognizing the business object involved. It defines what entities exist, not which table, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी इस मॉडल के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और उनके दरमियान रिलेशन क्या है। इससे ज्यादा डिटेल नहीं है कि एंटिटीज के टेबल किस तरह से बन रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, वो किस तरह से कौन सा रिलेशन है उनके दरमियान, ठीक है। तो ये वाली चीजें नहीं है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि एंटिटी कौन सी है और उनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे ये जो सर्कल और ये जो लाइन लगाई हुई है इनके दरमियान, ये क्या होता है, कुछ है आइडिया इसका, ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है किसी को आइडिया। ये देखिए प्रोडक्ट के आगे एरो के आगे एक सर्कल सा लगा हुआ है और यह सप्लायर के साथ एक लाइन सी लगी हुई है किसी को आइडिया। मैम ये गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मैम गेट। ये जो सिंगल लाइन है ना, ये वन रिलेशन को करता है डिनोट, और जो ये यानी कि जो लेस का साइन है मैम, ये जो साइड पे है, ये यानी कि मैनी रिलेशन को शो करता है। हाँ, ये जो सर्कल ठीक है, हाँ ये रिलेशन शो कर रहे होते हैं कि आपकी एंटिटीज के दरमियान किस तरह का वन टू वन रिलेशन है, वन टू मैनी रिलेशन है, मैनी टू मैनी है या मैनी टू वन रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी टू वन रिलेशन शो किया हुआ है। ये रिलेशनशिप क्या है ये यहाँ पे तो नहीं डिस्कस हमने करना है, लेकिन ये जो है, जो ये सर्कल सा लगा हुआ है ये मैनी को शो कर रहा है और यहाँ पे जो है ये वन को शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स के एक प्रोडक्ट जो है उसका कोई एक सप्लायर हो सकता है, ठीक है, और सप्लायर जो है वो कई तरह की प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है, कोई प्रोडक्ट आपने परचेज करना है तो उसका कोई एक ही सप्लायर होगा ना, किसी एक से ही वो चीज लेंगे। अगर उसके साथ की कोई दूसरी चीज लेंगे तो उसके लिए दूसरा सप्लायर उस प्रोडक्ट के लिए होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए कोई एक सप्लायर, और एक सप्लायर जो है वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है आपको डिलीवर कर सकता है। तो ये रिलेशन की यहाँ पे शो किया हुआ है, जैसे इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है। अच्छा, लॉजिकल डाटा मॉडल। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल बिल्कुल था, एंटिटीज क्या है और उनके दरमियान लाइन शो कर दी थी कि यहाँ पे रिलेशन है। लॉजिकल मॉडल उससे थोड़ा सा डिटेल के अंदर चला जाता है। Logical ERD is a detailed version of the conceptual ERD. तो conceptual ERD का detailed version हमारा logical ERD है. A logical ERD model is developed to enrich a conceptual model by defining explicitly the column in each entity and introducing operational and transactional entity. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कॉलम भी साथ में ऐड कर दिए गए हैं और साथ में अगर कोई ऑपरेशनल या ट्रांजैक्शनल एंटिटी इनके दरमियान आनी चाहिए तो उसको भी साथ में ला के सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो करवाया जाता है। वहां पे सिर्फ क्या था, कस्टमर बना हुआ था, यहाँ पे कस्टमर के साथ साथ उसके नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मीन्स उसकी डिटेल जो एट्रीब्यूट्स है उनको भी थोड़ा सा अंदर डाल दिया, मॉडल को थोड़ा डिटेल लेवल पे ले आया। और वहां पे सिर्फ कस्टमर था और साथ में सप्लायर थे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर और सप्लायर के दरमियान हमने कहा यहाँ पे एक ऑर्डर होगा,
उस ऑर्डर मैम ये सारी चीजें डेटाबेस में आती है काम। ये डेटाबेसिस की चीजें हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कस्टमर जो है वो क्या सप्लायर के साथ किस तरह से कांटेक्ट करेगा, कोई ना कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, तो ऑर्डर की एंटिटी भी साथ में ऐड कर देगी, ठीक है। although a logical data model is still independent of the actual database system in which databases will be created, you can still consider it is the effect of a design, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, सिर्फ एक डिजाइन है जहाँ पे जो है अब ये कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल से ये थोड़ा सा डिटेल लेवल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो है जो हमारी एंटिटीज हैं उनके साथ में एट्रीब्यूट्स भी शो कर दिए गए हैं, ठीक है। और कोई जो है ऑपरेशनल ट्रांजैक्शनल एंटिटी जैसे ऑर्डर था, ठीक है, सप्लायर और कस्टमर के दरमियान, तो वो ऑर्डर भी यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, अब फिजिकल डाटा मॉडल, इसको देखिए जरा, इसमें क्या और डिफरेंस लेके आए हैं, मुझे देख के बताएं जरा। फिजिकल मॉडल के अंदर बताएं जरा मैम इसमें। मैम हाँ? इसमें आईडी का वो बता रहे, जो भी समझ आ रही है वो बता रहे। मैम इसमें हर एक में आईडी प्रेफर की हुई है। अच्छा, आईडी प्रेफर की है, ठीक है। और कुछ? कस्टमर की मैम अलग से आईडी है, प्रोडक्ट की भी, हाँ ठीक है, सप्लायर मुझे की आगे भी। समझ आपकी बात की। बाकी भी कोई बता दे। इसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है, हम्म, जो कस्टमर है उसकी, और हर चीज को ज्यादा डिटेल से उन्होंने बताया इसके अंदर। हाँ डिटेल तो है। अच्छा, यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या लाया हुआ है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आईडी ऐड कर दी है, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, ये तो क्या है हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिक पीछे वाले डायग्राम में मैं 10-20 और डाल दूँ कस्टमर के लिए, कस्टमर का फोन नंबर डाल दूँ, ईमेल डाल दूँ, वो तो एट्रीब्यूट्स है जितने भी डाल दिए। यहाँ पे क्या आ रहा है फर्क, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखें, वहाँ पे सिर्फ एट्रीब्यूट थे, आईडी, नेम, एड्रेस, जेंडर वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे साथ में उनकी टाइप भी बता दी कि आईडी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की, नेम किस टाइप का होगा, यहाँ पे इंटीजर दे दिए, लेकिन नेम वैसे हमारा करेक्टर या वार चार टाइप का होता है, ठीक है। एड्रेस जो है वो किस टाइप का होगा, मीन्स कि पहले सिर्फ कॉन्सेप्चुअल के अंदर बताया था एंटिटी क्या है, लॉजिकल के अंदर बताया कि उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे उसको और डिटेल में लेगी, ये बताया कि एट्रीब्यूट्स किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, करेक्टर टाइप का है, किस टाइप का है, ठीक है। तो वो वाली सारी चीजें बताई, और साथ में ये देखें आगे ब्रैकेट्स के अंदर उनका साइज भी बताया, उनकी लेंथ भी बताई है, ये जो है एड्रेस जो है वो कितने करेक्टर तक आप लिख सकते हैं, 255 स्पेसेस उसके लिए लिए हैं, जेंडर के लिए एक करेक्टर लिए, ठीक है, आप एफ या एम लिखेंगे, मेल या फीमेल लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है साथ में उनकी डाटा टाइप भी बता दी है, उनकी लेंथ भी बता दी है। और नल लेबल मीन्स, नल लेबल का मतलब होता है नल वैल्यू होती है, जहाँ पे कोई वैल्यू आप लोग पुट नहीं करते, वो नल स्पेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए कौन सी आप वैल्यू जो है उसको एम्प्टी जो है वो छोड़ सकते हैं, वहां पे आप कोई भी वैल्यू ना लिखे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। A physical ERD represent how data should be structured and related in a specific DBMS. DBMS is the database management system. It is important to consider the convention and restriction of the actual database system in which the database will be created. ठीक है, तो आप जो है मॉडल क्रिएट करते हुए जो पहले की चीजें हैं उनको ही रखते हुए उसी को डिटेल लेवल के अंदर जो लेके आते रहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर कोई है प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल या फिजिकल के अंदर है कोई मसला इसके अंदर? नहीं है? नहीं नहीं मैम, कोई मसला नहीं। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास आर्किटेक्चरल डिजाइन, ठीक है। वो सिर्फ शॉर्ट सी थी, 3-4 स्लाइड उसको पढ़ा दिया वहां से। आर्किटेक्चरल डिजाइन, अच्छा आर्किटेक्चर क्या होता है, अपनी वर्डिंग में बता देंगे होता है। मैम आर्किटेक्चर होता है कि कोई भी अगर हमें चीज बनानी हो तो उसका एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कि ये चीज, ये उसका आउटर कैसे होगा, इसकी ये चीज कैसे होगी। मैम जो इंटीरियर डिजाइनिंग होती है वो भी आर्किटेक्चर में आती है।
इंटीरियर डिजाइनिंग जो है वो डिजाइनिंग की ही आगे टाइप के अंदर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें आर्किटेक्चर सिस्टम के हवाले से। स्लाइड शो हो रही है आपको? जी मैम। अच्छा ठीक है। आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को आपस में किस तरह से टाई अप किया गया है, उन कंपोनेंट्स को आपस में किस तरह जोड़ा गया है, उनके दरमियान जो इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल आर्किटेक्चर को एक सिंपल वर्ड्स के अंदर हम लोग कहते हैं। ठीक है, चले अब आर्किटेक्चर हम लोग बनाते ही क्यों हैं? क्या इसके बगैर नहीं काम चलता? इसके बगैर तो मैम नहीं, मेरे अगर ख्याल डायरेक्ट नहीं से चलेगा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी जाए, कोई सिस्टम मैम। फिर आपको उसमें एरर फॉल्ट ज्यादा आ जाएंगे ना मैम, पता नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो जरा एक डिजाइनिंग की चीज। टर्म में चला जाता है। हाँ, आर्किटेक्चर जब यस पहले से मैम। बना होगा, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने होगा, तो उससे जो हमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हमें पहले से सारा हमारा यस माइंड जो है वो क्लियर होगा कि हमने क्या चीज बनानी है। मैम, आर्किटेक्चर को ढांचा बोल सकते हैं एक। हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, इसको ढांचा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर। ठीक है, आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो आपस में किस तरह से फिट हुए हुए हैं। ठीक है, किस तरह से आपस में टाई अप हुए हुए हैं, किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। द आर्किटेक्चर इज नॉट द ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर। आर्किटेक्चर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, रादर इट इज रिप्रेजेंटेशन दैट इनेबल अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। का ये रिप्रेजेंटेशन, एक स्केच है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या क्या कर सकता है, एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन इन मीटिंग इट्स स्टेटेड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जिससे वो आपके डिजाइन की इफेक्टिवनेस को एनालाइज कर सकता है, देख सकता है कि आपने कितना इफेक्टिव जो सिस्टम बनाना है, उसी बेस पे बनाएंगे जो आपने पहले से डिजाइन जितना इफेक्टिव बनाया होगा। ठीक है, कंसीडर आर्किटेक्चरल alternatives at a stage when making design changes is still relatively easy। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे होते हैं, आप देखते हैं कि ये मेरा सिस्टम इस तरह से बन रहा है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसको भी साथ में जो है उसका स्केच करके देख लेते हैं। अगर जो अल्टरनेटिव को इससे ज्यादा आपको अच्छा समझ आ रहा है तो आप उसकी तरफ जो है वो प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक है, तो जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं आप, कोई फिजिकली तो उसको बना नहीं रहे होते, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, आप उसको चेक कर लेते हैं, इसमें ये वाली चीजें कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, इसमें ये इस तरह से काम करेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन, कोई दूसरा सोल्यूशन है, उसको देख लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेते हैं इनसे बेस्ट वन कौन सा है और उसको चूज कर लेते हैं। तो मीन्स आप पहले से आपका माइंड जो है वो हर लिहाज से क्लियर और तैयार हो जाता है। रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का जो रिस्क है वो भी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि आप एकदम से बनाना नहीं शुरू करते, पहले से आपको सारी चीजें क्लियर होती है। आप जब बना रहे होते हैं आप कहते हैं नहीं ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, ये सही तरह से हमारे सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं करेगा, जब ये जाकर फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल होगा तो ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, तो वो जो पहले सारी रिस्क और प्रॉब्लम आप लोग देख लेते हैं, आप फिर जब उस सिस्टम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं तो सारी चीजों को अवॉइड करके चलते हैं। ठीक है, अच्छा, वाई इट इज और इम्पोर्टेंट। कुछ चीजें बाद में भी क्लियर होती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हमें अपडेट करते रहते हैं। वो भी होती रहती है। फिर इनके आगे डिफरेंट अप्रोचेज है, जैसे हम लोग देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप है, स्टार्ट से करके लेके जाइए, एंड से स्टार्ट करके लेके, वो भी अभी हमने आगे पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ ये देख ओके रहे हैं मैम। कि पहले से कुछ ना कुछ हमारे माइंड में हो तो हम थोड़ा क्लैरिटी के साथ भी आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब why this important, representation of software architecture are an enabler for the communication between all party stakeholder interested in the development of the computer based system। अब उस सिस्टम को बनाने के लिए जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, एक तो ये है उनके दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन होगा, वो सारे देख रहे होंगे ये क्या चीज बन रही है, सब कुछ समझ आ रही होगी। ठीक है, द आर्किटेक्चर हाईलाइट्स अर्ली डिजाइन डिसीजंस that will have a profound impact on all software engineering work that follows, and as important on the ultimate success of the system as an operational entity। highlights early design decision। जब आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो आप अर्ली स्टेजेस के अंदर ही, स्टार्टिंग स्टेजेस के अंदर ही उनके डिसीजन कर लेते हैं, उनको हाईलाइट कर लेते हैं कि ये वाला काम इस तरह से होगा, ये वाला इस तरह से होगा। ठीक है, मीन्स के पहले ही आपको बनाने से पहले एक्चुअल पता चल जाता है कि आपका सिस्टम क्या बन रहा है, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और उसके बारे में सारे डिसीजन जो है आप पहले ही ले लेते हैं।
क्योंकि आप सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं करते, बाकी सारी चीजें क्लियर आपको वहीं पे हो जाती है, ठीक है। तो आर्किटेक्चर, नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर कॉन्स्टिट्यूट अ रिलेटिवली स्मॉल इंटेलेक्चुअल ग्रास्पेबल mode of how the system is structured and how its components works together, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपको इंटेलेक्चुअली आप अपनी सारी जो है लॉजिक लगा चुके होते हैं कि हमारे सिस्टम को स्ट्रक्चर आउट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो किस तरह से आपस में मिलके काम करेंगे, ठीक है। एक ही बात को डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया हुआ है। आर्किटेक्चरल जेनर, अब ये क्या होता है? जेनर हम कहते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, ठीक है। एक किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी को हम कहते हैं, कोई भी होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई मैं आपको भी बताती हूँ। जनरल इम्प्लाइज अ स्पेसिफिक कैटेगरी विद इन द ओवरऑल सॉफ्टवेयर डोमेन, ठीक है। ओवरऑल सॉफ्टवेयर डोमेन के अंदर या फिर डेली लाइफ के अंदर किसी भी जगह पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी को जो है हम क्या कहेंगे? जनरल कहेंगे। विद इन ईच कैटेगरी यू इनकाउंटर अ नंबर ऑफ सब कैटेगरीज, फिर उस एक कैटेगरी को आगे फर्दर जो सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे बिल्डिंग एक जनर आपको बताया गया। बिल्डिंग के अंदर क्या हो सकता है कि बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, ठीक है। बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। आपके पास वो जो है कोई हाउस हो सकता है, कोई कंडोस हो सकता है, कोई अपार्टमेंट हो सकता है, कोई जो है वो बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब घर डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, ठीक है। कोई जो है वो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं बने हुए, कुछ जो है वो क्वार्टर टाइप होते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं, ठीक है। कोई जो है ऑफिस टाइप बिल्डिंग होती है। तो वो बता रहे हैं कि एक कैटेगरी अगर बिल्डिंग है तो उसको आगे फर्दर डिवाइड डिफरेंट डिजाइनिंग के अंदर जो है वो किया गया, ठीक है। तो इस तरह से कैटेगरी आप यूं कर लें, जैसे अगर एक आप कहते हैं कैट है, तो कैट के आगे फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं? वो डिफरेंट टाइप हो सकती है। अगर बिल्डिंग आर्किटेक्चर में लें, अगर आप ये कि एक टेबल मैंने बनाना है, तो उस टेबल के आगे कई तरह से टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। उसकी शेप के लिहाज से, कलर के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से, टेक्सचर के लिहाज से। तो मीन्स एक टाइप के आगे फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। Within each general style, more specific style might apply, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर फर्दर फिर आप जो है डिफरेंट स्टाइल उनको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर अभी मीटिंग जो है आउट होती है तो आप लोगों ने उसी लिंक से दोबारा आ जाना है, ठीक है, मैसेज किए बगैर। ठीक है मैम। अच्छा, अर्ली स्टाइल वुड हैव अ स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ सेट ऑफ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। हम क्या करते हैं कि एक स्टाइल के आगे फर्दर उसको सब स्टाइल के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स अप्लाई करते हैं और उनको फिर जो है वो बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है जनरल बताए हुए सॉफ्टवेयर सिस्टम के, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम किस किस टाइप के हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक टाइप है, तो स्पेसिफिक बताई हुई है, और आगे उसको सब डिवाइड करें डिफरेंट टाइप के। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप के सॉफ्टवेयर बनते हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बनते हैं, स्पोर्ट्स के लिए बनते हैं, फाइनेंस के लिए बनते हैं, गेम्स, मेडिकल, साइंटिफिक, हर लिहाज से डिफरेंट जो है बनते हैं, ठीक है। फाइनेंस की बात करें तो ये बैंक्स वालों को अलग तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए, गेम्स है तो गेम्स के लिए अलग तरह के बन रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है तो उनकी रिजर्वेशन सिस्टम और ये वो डिफरेंट बन रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर डिफरेंट टाइप्स जो है वो फर्दर कैटेगराइज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आर्किटेक्चरल स्टाइल पढ़ने के कौन कौन से हमारे पास आर्किटेक्चर, वो कह रहे हैं कि कोई भी आर्किटेक्चर है, कोई भी स्टाइल है, उसके अंदर ये वाली सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। इन सारी चीजों से मिलकर वो बनता है। क्या क्या चीजें हैं? सेट ऑफ कंपोनेंट्स है हमारे पास। कंपोनेंट्स मींस अ डेटाबेस, कंप्यूटेशनल मॉड्यूल दैट परफॉर्म अ फंक्शन रिक्वायर्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई सिस्टम बनाने लगे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं। यहाँ पे जो है कंपोनेंट्स उन्होंने एक डेटाबेस बता दिया है। डेटाबेस मींस कि आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो वहाँ पे डेटाबेस लाजमी यूज होगी, जिसके अंदर आप सारा डाटा जो है अपना स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। Set of connectors that enable communication, coordination and cooperation among component। तो connectors क्या होंगे? जिनके थ्रू आपके components जो आपस में communicate करेंगे, उनके दरमियान collaboration होगी, coordination होगी, ठीक है। Constraints क्या होंगे? That define how components can be integrated to form the system। Constraints वो होंगे जिनके थ्रू आप constraints वो आपके limitations, वो rules होंगे, ठीक है, जिनको आपने obey करना है, जिसको फॉलो करते हुए आप अपने सिस्टम को जो है इंटीग्रेट करेंगे, उनके कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवाएंगे, किस तरह से वो आपस में ज्वाइन होंगे, गैदर होंगे, ठीक है।
Semantic models क्या होंगे? That enable a designer to understand the overall properties of the system by analyzing the non properties of its constituent part. ठीक है, semantic model क्या होगा? Semantics होता है किसी चीज की मीनिंग फाइंड करना, किसी चीज की सेंस फाइंड करना। वो कह रहा है कि इससे डिजाइनर क्या करेगा कि आपका जितना सिस्टम है उसको एनालाइज करते हुए, उसको देखते हुए आगे फर्दर जो है वो बाकी जो सिस्टम के पार्ट्स जो बनाने हैं उनको अंडरस्टैंड करेगा। कि जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी चीज देख के फिर उससे ज्यादा बना लेना, कि एक जो चीज है उसके सामने जितनी बनी हुई उसको देखेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वर्किंग हो रही है, और उसके थ्रू बाकी जो कंपोनेंट्स है उनको भी अंडरस्टैंड करेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके सिमेंटिक फाइंड करके उससे उसकी बेस के ऊपर आगे काम करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्सोनॉमी ऑफ स्टाइल्स इन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कितनी कितनी टाइप्स के स्टाइल्स हैं जिस तरह से हम जो है ये आर्किटेक्चर बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमारे पास एक डाटा सेंटर आर्किटेक्चर है, डाटा फ्लो आर्किटेक्चर है, कॉल एंड रिटर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के हम देख रहे हैं। अच्छा, तो अब पहले देख लेते हैं डाटा सेंटर आर्किटेक्चर। डाटा सेंटर आर्किटेक्चर, डाटा सेंटर, सेंटर से क्या मुराद है यहाँ पे? एक मेन चीज, एक सेंटर फोकस, और बाकी जो है सेपरेट। देयर इज अ सेंट्रल डाटा सर्वर विच इज असेस्ड बाय क्लाइंट। ठीक है, एक मेन सर्वर दरमियान में रख दिया और बाकी सारे क्लाइंट जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डाटा सेंटर आर्किटेक्चर क्या आपका सेंट्रल को एक पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं कि इसका हेड ऑफिस कौन सा है, ये वाला, बाकी इसके सारे ऑफिस डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है। तो इस तरह से डाटा मॉडल बनाते हुए जो मेन डाटा स्टोर रिपोजिटरी है, जो मेन सर्वर है, उसको सेंटर में रख दिया और बाकी जितने क्लाइंट्स हैं उनको साइड्स पे कर लिया। ठीक है, और वो सारे जो सेंट्रल के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर इस क्लाइंट ने किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, वो पहले आपके सेंट्रल हब जो सेंट्रल पॉइंट है उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और फिर उसके थ्रू जो है आगे फर्दर किसी के साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाटा फ्लो आर्किटेक्चर। डाटा ट्रेवल थ्रू अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, डाटा फ्लो के अंदर हम क्या कहते हैं कि डाटा आपका फ्लो कर रहा है सीरीज के अंदर, एक लाइन के अंदर जो है फ्लो कर रहा है। इस तरह से देखिए, आपका यहाँ से डाटा चला, ठीक है, ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस साइड पे गया, इस साइड पे गया, जिस साइड पे गया, तो एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप वो एक चीज को फॉलो करके जो है आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम डाटा फ्लो आर्किटेक्चर दे रहे हैं। ये आपको सिस्टम बनाने के डिफरेंट डिजाइन स्टाइल बताए जा रहे हैं कि वहां पे क्या था, आप एक सेंट्रल बना के बाकी सबको इधर उधर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप सारे कंपोनेंट्स को एक फ्लो के साथ एक फ्लो दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ये क्लासिकल मॉडल है कॉल एंड रिटर्न। इसमें क्या होता है कि आपने एक जो है जो भी आपकी बेस पॉइंट है उसको लिया, उसको जो है आगे फर्दर डिवाइड करते गए। ठीक है, डिवाइड करते करते लास्ट पॉइंट पे गए और फिर उस लास्ट पॉइंट से काम करते हुए बैकवर्ड जो है इंटीग्रेट करते गए, अपनी टॉप की तरफ वापस जाते रहे। ठीक है, पहले डिवाइड करके नीचे आए और फिर नीचे काम अपना कंप्लीट करके वहां से बैकवर्ड ऊपर की तरफ। इसको कॉल एंड रिटर्न कहते हैं। पहले जो है उसकी कॉलिंग हुई और फिर उसकी रिटर्निंग हुई वापस अपवर्ड। ठीक है, तो ये भी आर्किटेक्चर आप इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप क्या होता है, ये आजकल मॉडर्न स्टाइल है, यही यूज हो रहा है हर तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इसके अंदर क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके रिलेशन होते हैं। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं पहले बहुत टाइम। ठीक है, इन कंपोनेंट के दरमियान जो है कम्युनिकेशन होता है। और ये वाला कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह से होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो मैसेज पासिंग के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, एक एंटिटी है, उसने किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, ये क्लास है, तो मैसेज पासिंग जो है उसके थ्रू ये कम्युनिकेट कर रही होंगी। नेक्स्ट वन इज लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर आर्किटेक्चर जो है ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे लेयर्स की बेस पे जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, ये आपकी जो है सबसे पहले ये ऊपर यूजर इंटरफेस लेयर है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका यूजर इंटरेक्ट होगा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे जो है डिफरेंट आपकी जो यूजर प्रोग्राम्स है, जो एप्स है, वो आप रख सकते हैं। फिर यूटिलिटी लेयर्स, यहाँ पे जो आपके सिस्टम के यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो पड़े हुए हो सकते हैं। उसके नीचे जो आपके मेन जो सिस्टम की लेयर होती है, कोर लेयर होती है,
वो हो सकती है जहाँ पे आपके सिस्टम की कोर फंक्शनैलिटी हो सकती है, मींस लेयर पे काम हो रहा है, ठीक है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर्स की बेस के ऊपर जो है आप काम कर सकते हैं। आगे जो है आर्किटेक्चरल पैटर्न है हमारे पास। पैटर्न क्या होता है, इस पे हम पहले बात कर चुके। क्या होता है पैटर्न, जरा बताएं मुझे। गलती बता दे एक दफा। मैम ये डिज़ाइन होता है, डिफरेंट जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हम डिज़ाइन बना लेते हैं। अब कुछ लो बना लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर का। हाँ अच्छा, पैटर्न का मैंने आपको बताया था कि पैटर्न क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें आ रही होती है, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जो हमें प्रॉब्लम आ रही होती है, वो प्रॉब्लम प्लस उसका सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक पैटर्न क्या होता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन नहीं आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया, नहीं। मतलब स्पेसिफिक किसी एक फेज के अंदर, किसी एक इन्वायरमेंट के अंदर, किसी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि आपको डिजाइनिंग फेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट से आपको सॉल्यूशन मिलेगा डिजाइनिंग के लिहाज से। अगर मैं कहती हूँ कि टेस्टिंग के लिहाज में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे टेस्टिंग के लिहाज से आपको उसका सॉल्यूशन उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो पैटर्न के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं ये बताई गई है कि आपका पैटर्न जो है कंकरेंसी होनी चाहिए। कंकरेंसी क्या होता है, कंकरेंट होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क का परफॉर्म हो रहा होना, ठीक है। एप्लीकेशन मस्ट हैंडल मल्टीपल टास्क इन अ मैनर दैट सिमुलेट पैरेललिज्म, ठीक है। तो आपका जो आर्किटेक्चर है, जो सिस्टम है, वो